हेलो लर्नर्स। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं। आइए हम लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक का दूसरा पाठ संघवाद शुरू करते हैं। आज का जो हमारा संघवाद विषय पर ये वीडियो है, इसमें आप संघवाद क्या है, संघवाद के प्रकार और संघवाद और एकात्मक सरकार, इसमें अंतर को जानेंगे। तो आइए अपना सफर शुरू करते हैं इस प्रश्न के साथ कि संघवाद है ही क्या। प्यारे बच्चों, संघवाद विषय को अंग्रेजी भाषा में फेडरल वर्ड दिया गया है। संघवाद से हमारा तात्पर्य है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। हमने पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था कि हम सत्ता को वर्टिकली बांट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बांट सकते हैं। उसमें सबसे ऊपर का जो स्तर होगा उस स्तर को बोलते हैं हम केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर, है ना। और उसके बाद राज्य स्तर या प्रांतीय स्तर, इसके साथ साथ स्थानीय शासन। ठीक है। सत्ता, इस शब्द को समझें। सत्ता का मतलब है सरकार की ताकत। सरकार क्या क्या काम कर सकती है, किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, ये सत्ता है। हमने सत्ता को बांटना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है। तो संघवाद को हम कैसे परिभाषित करें? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता को दो या दो से अधिक स्तर पर बांटा जाता है। दो या दो से अधिक स्तर पर बांटा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। 3 स्तर बन गए। ठीक है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। अब बात करते हैं कि भैया 2 या 2 से अधिक स्तर पर हमने सत्ता को बांट दिया। ठीक है, यहां पर केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर, दोनों ही स्तर की सरकारें जो हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए काम करती है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि संघवाद क्या है? तो आप कहेंगे संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता को 2 या 2 से अधिक स्तर पर बांटा गया है। अब वो आपसे जानना चाह सकता है कि संघवाद की विशेषताएं बताइए। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। अगर आप उसे क्रैम कर रट्टा मारेंगे तो वो नहीं आपको ध्यान आएगा पेपर के टाइम में। उसे समझिए। देखिए, सत्ता, पहली विशेषता, सत्ता को कितने स्तर पर बांटा जाता है? 2 या 2 से अधिक, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। दूसरी विशेषता, अगर सत्ता को बांट दिया, एक सरकार पूरे देश पर, केंद्र सरकार, एक अलग अलग राज्यों में या प्रांतों में दूसरी सरकार, तो क्या क्वेश्चन उठेगा? क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई कौन से काम केंद्र सरकार करेगी, कौन से काम राज्य सरकार करेगी, दोनों का अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो दूसरी विशेषता है कि दोनों, 2 स्तर की जो सरकारें हैं उनका अधिकार क्षेत्र वर्णित है। अब क्वेश्चन बना कि वर्णित कहां है, कहां लिखा गया है? तो हम कहेंगे कि दोनों का अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान में पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से वर्णित है। तीसरी विशेषता हो गई। अब चौथी विशेषता, अगर मान लीजिए संविधान में लिखे गए नियमों पर कि कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी या केंद्र सरकार बनाएगी, कोई मतभेद की स्थिति आ जाती है, उसमें हमें बदलाव करना है, तो चौथी विशेषता यह है संघवाद की कि संविधान में बदलाव करने के लिए हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति चाहिए। राइट। पांचवी विशेषता, अगर मान लीजिए मतभेद हो जाए तो राज्य सरकार कहे कि नहीं, इस पर कानून मैं बनाऊंगा, केंद्र सरकार कहे कि नहीं, इस पर कानून हम बनाएंगे, है ना। मान लीजिए केंद्र सरकार कोई कानून ले आती है और पंजाब सरकार कह देती है हम इसे नहीं मानना चाहते, तो इस मतभेद की स्थिति में क्या होगा? तो संघवाद की पांचवी विशेषता है कि मतभेद की स्थिति में जो अदालत है, न्यायपालिका है, वो संविधान को एक्सप्लेन करेगी, उसका वर्णन करेगी कि भाई इस स्थिति में कि राज्य सरकार की बात मान्य है या केंद्र सरकार की बात मान्य है। 5 विशेषताएं हो गई। छठी,
चलो भाई, कानून कौन बनाएगा ये तो विषय हो गया। अब पैसा कहां से आएगा? केंद्र सरकार अलग काम कर रही है, राज्य सरकार अलग काम कर रही है, तो वित्तीय स्वायत्ता भी दोनों स्तर की सरकारों के पास है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि कौन सी सरकार को पैसा कहां से मिलेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ भी खाया, वहां मसाला डोसा खा लिया, चलिए आप मान लेते हैं। अब आपके पास मसाला डोसा खाने का बिल आएगा। उस बिल को कभी आप चेक करना आराम से, तो उसमें आप देख पाओगे कि जो मसाले डोसे का रेट है, उस रेट में कुछ प्लस कर रखा है नीचे। एक लिखा होगा CGST, एक लिखा होगा SGST। CGST का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, यानी कि वो जो टैक्स जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के पास जाएगा वो पैसा। और SGST का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार, तो वो जो पैसा जाएगा वो प्रांतीय सरकार के पास जाएगा। तो वित्तीय स्वायत्ता को भी वर्णित किया गया है। ये संघवाद की छठी विशेषता है। और सातवीं विशेषता है बेटा कि संघवाद जब इस तरीके से सत्ता को हम बांटते हैं तो देश की जो सभी सामाजिक समूह हैं उनके बीच में सामंजस्य होता है, वे खुशी खुशी उस देश में रहते हैं। तो 7 विशेषताएं बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संघवाद है वो कितने प्रकार का होता है। भाई, संघवाद 2 रूप ले सकता है। ठीक है, एक होता है जब स्वतंत्र राष्ट्र हैं, छोटे छोटे कुछ स्वतंत्र राष्ट्र हैं, ठीक है, उन्हें लगे कि क्यों ना हम सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर अपना एक संघ बना लें। ठीक है, वो पहले स्वतंत्र थे लेकिन इकट्ठा होना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं कि भाई वो साथ आकर एक संघ बनाना चाहते हैं कि चलो मिलकर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब भैया वो सब मिलकर इकट्ठे होंगे तो वहां पर उन सबको ज्यादा ताकत दी जाएगी और वहां पर जो केंद्र सरकार बनेगी उसको कम ताकत दी जाएगी। तो देखिए क्या कहा गया कि साथ आकर संघ बनाना, अंग्रेजी में से कहा गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां पर क्या है कि भाई 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ आकर एक बड़ी इकाई गठित करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके नाम को ही देखो, जब आप इंग्लिश में इसको देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर अमेरिका कंट्री को मतलब बनाया है। अब ये संयुक्त है, इकट्ठी है, अपने आप साथ आकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब इकट्ठे हो जाएंगे तो सभी राज्य स्वतंत्र हैं और उनके ऊपर एक केंद्र सरकार बनेगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो केंद्र सरकार होगी वो राज्य सरकारों से कम ताकतवर होगी। राज्य सरकारों को ताकत ज्यादा दी जाती है, केंद्र सरकार को ताकत कम दी जाती है। इसके उदाहरण है USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसके विपरीत अब हम क्या देखेंगे कि भाई साथ रहकर संघ बनाना, इसका एग्जाम्पल भारत है। देखो भारत के क्या है, भारत की जो आंतरिक विविधता है। अब ये देखो कि भारत के संविधान में भी 22 भाषाएं हैं, दर्ज है 22 भाषाएं। इतनी सारी भाषाएं, इतनी विविधता, इन सबको इकट्ठा कैसे रखा जा सकता है? तो उसके लिए हमने क्या किया, सभी को भाषा और संस्कृति के आधार पर छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, और उनको स्वतंत्रता दी कि भाई आप ये विषय पर कानून बना लो और अपने राज्य को संभालो। राज्य सरकार बना दी गई। अब आया कि उन सबको हमें होल्ड करके रखना है। होल्ड का मतलब कि वो अपनी अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग ना हो जाएं, उन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। उसको हमने होल्ड कर रखा है, अलग अलग बांट रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है, राज्य सरकारें कम ताकतवर हैं और इसीलिए केंद्र सरकार उनको क्या कर पा रही है, होल्ड कर पा रही है। ठीक है, कमिंग टुगेदर में होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आए हैं भैया, है ना। ठीक है, तो एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है और यहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक ताकतवर होती है। इसका उदाहरण है हमारा देश भारत, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संघवाद में क्या क्या विशेषता आई। भाई 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। अब ये सरकार आदेश क्यों नहीं दे सकती भाई? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि
राज्यों को भी संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं कि राज्यों के पास क्या क्या अधिकार है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, राइट। इसी तरीके से राज्य सरकारों के पास संवैधानिक शक्तियां हैं और इसके लिए जनता के प्रति वो उत्तरदायी है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर जो सरकारें हैं वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है, ठीक है। अब ये जो फेडरल सिस्टम है ये तकरीबन तकरीबन दुनिया के 25 कंट्रीज में है आउट ऑफ 195, राइट। 195 देशों में से तकरीबन 25 देश ऐसे हैं जिनमें संघात्मक जो सरकार व्यवस्था है। तकरीबन तकरीबन इनमें 40% पॉपुलेशन है विश्व की, राइट। लेकिन इसके जस्ट अगेंस्ट, इसका जस्ट उल्टा एक शासन व्यवस्था और है, आइए उसके साथ इसकी तुलना करते हैं। वो शासन व्यवस्था है एकात्मक सरकार। अब उसके नाम से पता चल रहा है एकात्मक, यानी कि वहां एक आदमी को पावर देने की कोशिश की गई, यानी कि यहां पर सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया है, केंद्रीकरण, और यहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, राइट। तो देखिए यहां पर क्या होगा, दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होगी। यहां शासन का एक ही स्तर होगा और जो बाकी इकाइयां होंगी वो उसके अधीन होकर काम करेंगी, उसके नीचे रह के काम करेंगी। अब संघात्मक में क्या था, संविधान ने बता दिया केंद्र सरकार को क्या करना है, राज्य सरकार को क्या करना है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वहां पर सारी ताकत केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार अन्य इकाइयों को, प्रांतीय इकाइयों को ये कहती है, आदेश देती है कि भाई तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो अगर तुम यहां की बात करोगे संघात्मक शासन व्यवस्था की, तो ये लोग जवाबदेह हैं किसके, जनता की, क्योंकि संविधान में नियम लिखे हुए हैं। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो राज्य सरकार क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार उसे बताएगी कि तुझे क्या क्या करना है, तो वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे, वो होंगे केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, ठीक है। इनके उदाहरण देखिए, भारत जो है वो, भारत में संघीय व्यवस्था है, और अगर आप केंद्रीय व्यवस्था की बात करें, एकात्मक सरकार की बात करें, तो इसके उदाहरण है फ्रांस और चीन। आइए एक बार हम आज के कंटेंट को रिकैपिचुलेट करते हैं। संघवाद हमने डिफाइन किया, संघवाद शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता को दो या दो से अधिक स्तर पर बांटा जाता है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप ध्यान से इस वीडियो को जब सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगी वो। अब आगे बात करते हैं संघवाद के प्रकार। दो प्रकार, स्वतंत्र राष्ट्र थे अलग अलग, अपने आप आ गए, चलो भाई इकट्ठे मिलकर हम एक संघ बनाते हैं, उदाहरण यूएसए। दूसरा, साथ रहकर संघ बनाना, एक बड़ा देश है लेकिन उसमें विविधताएं हैं, जैसे कि भारत, भाषाएं बहुत सारी हैं, संस्कृति बहुत सारी है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो वहां पर क्या किया गया, एक बड़े संघ को छोटे छोटे प्रांतीय स्तर पर इकाइयों में बांट दिया गया। अब उन्हें होल्ड रखना है, होल्ड रखना है तो केंद्र सरकार को मजबूत किया गया ताकि वो राज्य स्तर की सरकारों को, राज्यों को होल्ड करके रख सके। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। यही अंतर है, संघात्मक स्तर की जो सरकार होती है वहां पे दो या दो से अधिक स्तर पर सत्ता को बांटा जाता है, लेकिन जो एकात्मक सरकार है वहां पर सत्ता एक ही स्तर पर होती है, उसका सत्ता का केंद्रीयकरण किया जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।